तो प्रवीण, लास्ट टाइम हम लोगों ने बिल्ट इन फंक्शन के बारे में जाना था और उसमें इम्पोर्टेंट कुछ हेडर फाइल्स थी, जैसे कि सी टाइप डॉट एच था, मैथ डॉट एच है, और एक और हम लोगों ने किया था दैट इज द स्ट्रिंग डॉट एच, और कुछ फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज हम लोग पार्ट 6 में कंडीशनल स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं, और ये कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होता है। इसी के द्वारा हम अपने प्रोग्राम को इफेक्टिव बना सकते हैं, स्मार्ट बना सकते हैं, और इसको हम यूज करते हुए जिस प्रकार से आजकल मॉडर्न प्रोग्रामिंग जो हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, उसमें भी इस तरीके के स्टेटमेंट लगे हुए रहते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास ब्रांचिंग एक मेथड में होते हैं और दूसरा लूपिंग कंसेप्ट में होते हैं। तो आज जो हम लोग देखने चाह रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, वो है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो ये चीज क्लियर कर लीजिए कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मेनली 3 सीक्वेंस हो सकते हैं। या तो सीक्वेंशियल होगा, एक के बाद एक, जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं होगा, लूपिंग नहीं होगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने किया प्रोग्राम वो सीक्वेंशियली था। अब हम लोग ब्रांचिंग कर रहे हैं, यानी एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जंप कर सकते हैं। उसको हम इफ और एल्स के थ्रू या ट्रू और फॉल्स के थ्रू ब्रांच बना सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम एक इंस्ट्रक्शन को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने बार चला सकते। तो हमारे सिलेबस में इस प्रकार से सीक्वेंस बना हुआ है। तो आज हम लोग ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये आज हम पूरा करने जा रहे हैं। इसके अंदर में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने क्लासिफाइड किया है, जिसमें इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, लैडर और नेस्टेड। ये एक इफ और एल्स से बनाए जाते हैं। तो ये जब मल्टीपल इफ होते हैं, मल्टीपल एल्स होते हैं, उसमें लैडर और नेस्टेड का कंसेप्ट आएगा। फिर स्विचिंग स्टेटमेंट है, जिसके अंदर में हम मैनी इफ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप लॉजिकली थिंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने अर्थमेटिक कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान दिया है, लॉजिकल स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब हमारे पास जो प्रोग्राम आ रहे हैं, उस प्रोग्राम में हमें लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा बनानी पड़ेगी। तो लॉजिकल थिंकिंग किस प्रकार से बनता है ये भी आज आप समझ जाएंगे, और किस प्रकार से हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, उसे हमको फोकसली समझना है। तो सबसे पहले ये है कि C++ में कंडीशनल स्टेटमेंट किसको कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली मैथमेटिक्स ही होता है, लेकिन ये लॉजिकली चलेगा, जिसमें हम 2 वैल्यू को कंपेयर करना या उसमें रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला रिलेशन है लेस देन का, यानी ए लेस देन बी एक रिलेशन हुआ कि कोई एक वैल्यू ए है और दूसरी वैल्यू बी है, इन दोनों में एक रिलेशन है, से हम बोलते हैं लेस देन। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो जैसे हम ये समझते हैं कि लेट ए की वैल्यू हमारे पास 5 है और बी की वैल्यू हमारे पास 10 है। अब ये 2 वैल्यू लेके हम लोग बात करना चाह रहे हैं।
तो इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दे हम लोग, तो उसका रिजल्ट निकल के आ सकता है। जैसे a की वैल्यू 5 है, लेस देन b की वैल्यू 10 है। तो यहां से ये चीज समझ में आता है कि इसका आंसर सही है कि गलत है। इसका आंसर हम पहले वर्डिंग में बात करते हैं। इसको हम इस तरीके से बोलेंगे कि 5 इज लेसर देन 10। तो इसको क्वेश्चन में बात करेंगे तो इज 5 लेसर देन 10, क्या 5 10 से छोटा है? तो आपके पास में बाय सीइंग, मतलब अभी तो हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है, लेकिन हम अपने माइंड से ये बोल सकते हैं कि इसका आंसर आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 10 से छोटा होता है। अब इसी तरीके से हम और आगे के एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा हमारे पास में ऑपरेटर है जिसका नाम है लेसर देन और इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पर लेसर देन और इक्वल टू की बात हो रही है। तो इसका मतलब है ये दो कंडीशन को सॉल्व कर सकता है, या तो वो लेस देन देखेगा या फिर इक्वल देखेगा। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से वही वैल्यू रखता हूँ जिसको मैं 5 लेस देन इक्वल टू 10, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर दोनों कंडीशन या तो सही हो सकती हैं या तो एक सही हो सकती है या दोनों सही हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि 5 लेसर देन 10, तो सबसे पहला वाला कंडीशन बना, क्या 5 10 से छोटा है? तो हम बोलेंगे इट इज ट्रू। क्या 5 10 के बराबर है? तो ये हो गया फॉल्स। तो एक ट्रू है और एक फॉल्स है। हमको बोला है दोनों में से कोई भी एक होगा, आप उसको ट्रू मानेंगे। तो यहाँ पर भी आंसर हमारा हो रहा है ट्रू। तो ये दूसरा ऑपरेटर का हमारे पास में थ्योरी समझ में आ गई। तीसरा ऑपरेटर है कंडीशनल, जिसको हम ग्रेटर देन बोलेंगे। ग्रेटर मतलब है कि दो वैल्यू में कौन सा बड़ा है उसे निकालना है। तो 5 ग्रेटर देन 10, तो ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट बना। ये कंडीशनल स्टेटमेंट ऑलवेज हमें बुलियन आंसर देता है। बुलियन का मतलब क्या होता है? जिसको हम दो आंसर में सेटिस्फाई करेंगे, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, या तो वो 1 होगा या फिर वो 0 होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं 5 और 10, इससे हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि 5 जो है वो 10 से छोटा है। तो यहाँ पर आप इसको आंसर क्या बोलेंगे? फॉल्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 5 छोटा है और हमें चाहिए कि वो बड़ा है, तो हम बोलेंगे ये फॉल्स। इसी तरीके से जैसे लेस देन और इक्वल टू का हमने ऊपर समझा, उसी तरीके से ग्रेटर देन और इक्वल टू को भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भी दो ऑपरेटर काम कर रहे हैं। एक या तो ग्रेटर देन होगा या फिर वो इक्वल, दोनों में से कोई भी एक सही होगा। इसका आंसर सही होना चाहिए। अगर दोनों ही आंसर गलत है तो इसका पूरा आंसर गलत में आएगा। तो सबसे पहले देखिए 5 और 10, अगर मैं यहाँ पर इसे वैल्यू को 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रखता हूँ, तो इसका आंसर हमें ना तो ग्रेटर है 5 और ना 5 10 के बराबर है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि इट इज ए फॉल्स। तो ये यहाँ पे फॉल्स हमें डिनोट करना पड़ेगा। तो ये जब हमें समझ में आ रहा है तो हमारे प्रोग्रामिंग में भी इसी तरीके का थ्योरी उसे समझना पड़ता है और फिर वो उस ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट की तरफ ब्रांचिंग बनाता है। अब यहाँ पे दो और इम्पोर्टेंट रिलेशन बचे हैं जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू, यानी कंप्लीट इक्वल टू और नॉट कंप्लीट इक्वल टू, यानी कि या तो वो इक्वल होगा या फिर इक्वल नहीं होगा। तो फिर से हम अपनी वैल्यूज को रखते हैं। जैसे कि अब मैं रख रहा हूँ 5 इक्वल, अच्छा एक चीज और है, ये सिंबल पर ध्यान देंगे।
यहाँ पे मैंने पहला एक सिंबल यूज किया है जो कि एंगल ब्रैकेट के नाम से आता है, इट इज ए लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। यहाँ पे ध्यान देंगे दोनों साथ में ही लिखेंगे, यानी एंगल ब्रैकेट के साथ एक इज इक्वल टू है। इसके बाद में हमें ग्रेटर के लिए एंगल ब्रैकेट राइट वाला लगाना है, इसी राइट वाले के साथ में इज इक्वल टू आएगा। तो देखिए ध्यान से कि ये दोनों साथ में रहेंगे जैसे ऊपर था। अब यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं इक्वल, तो इक्वल के लिए सी प्लस प्लस में दो इज इक्वल टू को हम बोलते हैं इक्वल कंडीशन। तो यहाँ पे हमें एक नहीं लगाना है, एक्चुअल में एक यहाँ पर जो होता है कंप्यूटर में वो असाइनमेंट स्टेटमेंट के नाम से होता है। अगर मैंने कभी यहाँ पर असाइनमेंट स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा, जैसे आप देखिए अभी मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू मैंने 10 लिखा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10 है वो x में प्लेस हो रहा है, यानी x का जो वैल्यू है वो 10 में रिप्लेस होगा। अगर सपोज करिए कि सब पहले से ही x की वैल्यू यहाँ पर 10 है और मैं फिर से लिखता हूँ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर देता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराना वाला x की वैल्यू है जो कि 10 है उसमें एक जुड़ के 11 यानी कि 11 नए x में आ सकता है। तो ये जो इज इक्वल टू आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये इक्वल नहीं होता है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट के नाम मतलब आपकी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करना, इसे असाइनमेंट स्टेटमेंट कह सकते हैं। ना इक्वल का मतलब यहाँ पर दो इक्वल आना कंपलसरी है। अब मैं 5 और 10 को अपनी जो वैल्यूज हमने ली है सैंपल में वो ले रहे हैं। इसमें a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू 10 है। अब इसमें ये देखना है क्या 5 10 के बराबर है, तो यहाँ पर भी आंसर मिलेगा आपको फॉल्स। क्यों? क्योंकि 5 10 के बराबर नहीं है। अब लास्ट हमारा ऑपरेटर है, वो हम बोलते हैं कि नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू में हमारे पास आ रहा है एक एक्सप्लेनेशन का सिंबल और एक आ रहा है इज इक्वल टू का सिंबल। तो इसी को इसी के पेयर में लेंगे और देखिए बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अब मैं फिर से अगर अपनी वैल्यूज रखता हूँ दैट इज द 5 नॉट इक्वल टू 10 रखूंगा, तो अब यहाँ पर मेरे माइंड में आ रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 10 के बराबर है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि 5 10 के बराबर नहीं है, यानी कि आंसर हो गया ट्रू। ठीक है, तो ये आपको पहले मैथमेटिक्स समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके की मैथमेटिक्स लॉजिकल के ऊपर यूज कर रहे हैं। तो ये अगर क्लियर है तो हम अपने प्रोग्रामिंग में इसे बहुत जल्दी समझ सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सिंबल्स बनते हैं मैथमेटिक्स के रिलेशनल स्टेटमेंट के साथ, हमें बनते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर के कंसेप्ट में। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या हो सकता है, तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर में एक्चुअली देखा जाए तो तीन इंपॉर्टेंट और ऑपरेटर आते हैं जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। हालांकि आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो आपको ये चीजें बहुत जल्दी समझ में आएंगी, क्योंकि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, आपको पता होगा कि एंड और नॉट का क्या इनपुट और क्या आउटपुट होता है। तो उसी में हमें यूज करना है ये तीनों ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर का मुख्यतः काम क्या है, दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को, देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं बोलूंगा रिलेशनल एक्सप्रेशन 1। अब सपोज करिए दो रिलेशनल एक्सप्रेशन आ गए हैं आपके पास, तो दो को आप कैसे कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने के लिए हमें लॉजिकल उसे कंबाइन करना पड़ता है। तो उसका हम जनरल सिंटेक्स ऐसा लिख सकते हैं जैसे लॉजिकल लॉजिकल एक्सप्रेशन 1। अब इसके नीचे में हमें लॉजिकल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर अभी लगाएंगे और उसके साथ हम लिखेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन 2।
तो ये एक हमारे पास फॉर्मेट बना कि हम किस तरीके से हमारे एक्सप्रेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन जैसे a लेसर देन b है उसे आप लिख सकते हैं, और एक और आपके पास है, सपोज करिए a ग्रेटर देन b, उसे आप लॉजिकल एक्सप्रेशन 2 के नाम से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है एंड ऑपरेटर। तो ये एंड को हम यूज करते हैं अपने सिंबल में, एंड यूज नहीं करेंगे हमारे लैंग्वेज में, उसे हम यूज करेंगे दो एंड सिंबल के द्वारा। तो ये एंड ऑपरेटर का काम करेगा, जो एंड हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में करता है वही एंड यहाँ पर भी काम करेगा। फिर और ऑपरेटर आप यूज करेंगे, उसका सिंबल हमारे पास क्या रहेगा? दैट इज द वर्टिकल बार। ठीक है, तो ये वर्टिकल बार आपको मिल सकता है, जैसे ये मैंने लगाया है, तो ये इंटर की के ऊपर रहता है वर्टिकल बार। तो दो वर्टिकल बार को बोलेंगे आप और ऑपरेटर। इसके बाद नॉट, नॉट का मतलब होता है कि आपके रिजल्ट का वैल्यू को चेंज कर देना, जो भी ट्रू है उसको फॉल्स या फॉल्स को ट्रू कर देना। तो इसके लिए सिंबल एक्सप्रेशन सिंबल है आपका एक्सप्लेनेशन सिंबल। तो ये तीन आपको इंपॉर्टेंट ऑपरेटर मैंने बताया है। अब इसको यूज करना भी बता देता हूं मैं। जैसे मैंने यूज किया a लेसर देन b, अब इसके अंदर में मुझे यूज करना है एंड। तो इसको मैं करूंगा a इजिकल टू b। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अपन ने दो एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 को यूज किया हुआ है। तो अब इसमें अगर मैं वैल्यू रखता हूं, ठीक है, अब हमें वैल्यू रख के समझना है। तो देखिए वैल्यू रख के समझेंगे तो क्या होगा? 5 लेसर देन 10। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, इसके साथ और एक एक्सप्रेशन जुड़ा है, दैट इज द 5 इज इक्वल टू 10। अब ध्यान से देखिए कि इसका एक्सप्रेशन 1 में क्या रिजल्ट है और एक्सप्रेशन 2 में क्या रिजल्ट है। तो एक्सप्रेशन 1 में इसका जो रिजल्ट है वो है ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 10 से छोटा है, तो मैं इसे ट्रू बोलूंगा। अब मैं बोलूंगा एंड, ठीक है, क्योंकि मेरे बीच में एंड लगा है, और दूसरा एक्सप्रेशन का वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 10। तो क्या 5 10 के बराबर है? आंसर इज फॉल्स। तो जब एक कंडीशन ट्रू होगी और दूसरी कंडीशन फॉल्स होगी, तो आपका आंसर भी फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको भी पता है कि जब दोनों ट्रू होंगे तो ही आंसर ट्रू होता है। तो प्रवीण, ये चीज समझ में आ गई आपको, ऑपरेटर का कंसेप्ट जो है? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसी पूरे कंडीशन को यूज करने वाला हूं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने जो कंडीशनल स्टेटमेंट बनाए हैं कौन कौन से हो सकते हैं? हम सबसे पहले बनाएंगे इफ कंडीशन, यूज इफ। तो यूज इफ क्या करेगा? इट विल बी स्पेसिफाई ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ए सेट, इफ ए और इफ इट बोल सकते हैं, इफ इट सेटिस्फाई कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू करता है तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा उसे हम रन करेंगे। इसके बाद आता है यूज एल्स। तो एल्स का यूज ये है कि जब भी इसे एग्जीक्यूट होगा जब वो कंडीशन फॉल्स होगी। तो जब फॉल्स के समय एल्स के कोडिंग को रन करना है और ट्रू के जगह इफ के कंडीशन को रन करना है। तो ये चीजें हमें क्लियर समझ में आनी चाहिए। इसके बाद एल्स इफ होता है, यानी अगर मैं ये देखूं कि फॉल्स में मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो वहां पे एक और कंडीशन हमें नई कंडीशन के नाम से हम बोलेंगे, इट इज ए न्यू कंडीशन। पहली कंडीशन तो वो फॉल्स कर गया है, अब हमें जैसे कौन बनेगा करोड़पति में क्या होता है, पहला कंडीशन आपने फॉल्स कर गए तो आपके पास में आगे की कंडीशन जाने की आपको इजाजत नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप वहां से आउट होना पड़ेगा। लेकिन ये अगर ऑप्शन दिया जा रहा है आपको कि भाई पहला आपने गलत कर दिया है तो अब आपको क्या करना है, दूसरा ऑप्शन की तरफ जाना है। तो एल्स इफ का मतलब वही है कि पहला ऑप्शन आपने गलत कर दिया, दूसरा ऑप्शन आपके पास और एक आ गया। अब ये अगर सही होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये एल्स इफ कब चलता है, जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब ये एल्स इफ का रिक्वायरमेंट बन जाता है। यानी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो न्यू कंडीशन यानी कि सेकंड कंडीशन आपके पास में एग्जीक्यूट होगी। अब आता है एक स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच का मतलब वही है जो स्विच बोर्ड से रिलेट होता है। तो जैसे स्विच में बहुत सारे हमारे पास में स्विचेस बने रहते हैं ऑन ऑफ करने के लिए फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, उसी तरीके से आप स्विच का यूज कर सकते हैं। यानी हमारे पास जब एक से ज्यादा अल्टरनेटिव होंगे, यानी कि हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट एक से ज्यादा होंगे, तो उस केस में हम स्विच को यूज करेंगे और जो भी वो केसेस बनेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक नॉर्मल थ्योरी है हमारी। अब इस थ्योरी को हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में डालेंगे और आपको एग्जाम्पल के द्वारा पूरी ये थ्योरी एग्जीक्यूट करके देखनी पड़ेगी। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको इफ। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन आती है, इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है। केवल एल्स आप प्रोग्राम में नहीं चला सकते हैं, इफ के साथ ही एल्स लगेगा या केवल इफ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए केवल इफ की बात हो रही है, ओनली इफ की बात हो रही है ना। इसको मैं ओनली इफ बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे एल्स नहीं आ रहा है, दिस इज ओनली इफ। तो ओनली इफ का मतलब क्या है, इसको अभी अपन इस पिक्चर से एक विजुलाइज करके समझते हैं कि देखिए ये जो एक आपको सर्कल दिख रहा होगा, तो ये सर्कल बेसिकली आपको बता रहा है ना, ये जो सर्कल आपको बता रहा है, ये आपको बता रहे हैं कि दिस सर्कल इज नथिंग बट द स्टार्टिंग पॉइंट टू इन द कंडीशन ब्लॉक। तो ये कंडीशन ब्लॉक है पूरा, इसमें हमको अंदर जाने के लिए कंसेप्ट है। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सेकंड जो आपको बना है सर्कल, तो ये सर्कल बेसिकली आपको एंड ऑफ दिस कंडीशन ब्लॉक का कंसेप्ट है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मेरा कंडीशन है ना, ये पूरा मेरा कंडीशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैं बात करता हूँ, तो ये पूरी मेरी कंडीशंस ब्लॉक में आ रही हैं। यानी ये मैं कंडीशन में चेक करूंगा और मैं समझूंगा कि किस तरीके से मेरे पास में ये चीजें आपके एग्जीक्यूट होंगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मेरे पास इस ब्लॉक में मैं जा रहा हूँ, ये एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है ना, ये पूरा प्रोग्राम अभी नहीं है, ये पार्ट ऑफ प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंडीशन ब्लॉक में कहाँ जा रहे हैं, आप कंडीशन चेक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कंडीशन चेक किया। अब कंडीशन चेक होने के बाद अगर ये कंडीशन सही है तो हम कहाँ जाएंगे, हम ट्रू ब्रांच की तरफ जाएंगे। तो ट्रू ब्रांच में इस तरीके से आपकी कंडीशनल कोड लिखा है। यानी ये आपका कौन सा कोड है, ये है आपका राइट कोड है, ये आपका ट्रू कोड है। अब इस कोड को जब एग्जीक्यूट कर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, अपने मेन पाथ में चले जाएंगे। अब ये मेन पाथ से हम कहाँ जा रहे हैं, अपने प्रोग्राम के लास्ट ब्लॉक में जा रहे हैं, यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट में जा रहे हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अंदर नहीं जाना है, आपको कहाँ जाना है, सीधा फॉल्स स्टेटमेंट। हालांकि यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, अपने कंडीशन के टर्मिनेशन में जाएंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारा हो गया किस तरीके से रोड मैप बनता है, उसको हमने समझा। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम को हम अपनी कोडिंग में कैसे लिखेंगे, तो देखिए कोडिंग में लिखने के लिए हमने यहाँ सिंटेक्स बनाया है। सबसे पहले आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा IF, तो ये हमारे प्रोग्राम का कीवर्ड कहलाएगा, इसी के द्वारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब जो भी आपने कंडीशन बनानी है, उस कंडीशन को आपको सबसे पहले एक पैरेंथेसिस में रखना पड़ेगा, तब जाके वो सिंटेक्स आपका सही होगा। तो देखिए बूलियन एक्सप्रेशन वही जो हमने पिछले बार देखा कि A लेसर देन B, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे पैरेंथेसिस, ये इसका रिक्वायरमेंट बनती है और ये फॉर्मेट है, इसी में हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है। अब इसके बाद हमें
इस इफ का ट्रू स्टेटमेंट लिखना है, ट्रू कोडिंग यानी कंडीशनल कोड लिखना है। तो कंडीशनल कोड के लिए हमें नॉर्मली करली ब्रैकेट से ब्लॉक बनाना पड़ता है। तो इससे अगर हमने ब्लॉक बना लिया तो फिर हमें यहाँ पे आपको जो भी समझना है वो इजीली ढंग से समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो लिखा है ये सारी की सारी क्या है, दिस ऑल द कंडीशनल ट्रू, यानी जब एक कंडीशन सही होगा तो ये एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम इफ लिखेंगे, ये पहली चीज, फिर बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे दूसरी चीज, फिर करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके अंदर हमारे जो भी स्टेटमेंट है उसे लिखेंगे और उसके बाद में उसे क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया सिंटेक्स। अब इसमें हम एक प्रोग्राम देखना चाहते हैं। तो देखिए प्रोग्राम में हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम अपने कंडीशन में इन हो सकते हैं या डायरेक्टली आउट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लोकल वेरिएबल एक बनाया है। लोकल वेरिएबल का मतलब है कि जो वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर बना है उसे लोकल वेरिएबल बोलते हैं। अदरवाइज इसके बाहर बनाएंगे तो वो ग्लोबल वेरिएबल होगा, और जो ग्लोबल वेरिएबल है वो सारे फंक्शन के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो यहाँ पे हमने बनाया है लोकल वेरिएबल। इस लोकल वेरिएबल में हमने a को 10 माना है। अब इसको हम चेक कर रहे हैं अपने कंडीशन में। हमने कंडीशन बनाई है a लेसर देन 20। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 20 है वो कांस्टेंट है और a क्या है, वेरिएबल है। तो a में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि a की जगह 10 लिखेंगे। तो ये 10 लेसर देन 20 बनेगा। तो जब a लेसर देन 20 बनेगा यानी कंडीशन हो जाएगी ट्रू, या आप यहाँ पर ट्रू लिख सकते हैं, इट इज ए ट्रू। तो ये ट्रू हो गई। जब ये ट्रू हो गई तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने लिखा है दैट इज द सी आउट a is less than 20, यानी ये कंडीशन सही है। तो हम बोलेंगे कि भाई a is less than 20, और उसके बाद बाहर में हम निकल के आएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी एक सी आउट है, ये भी आपका कंडीशन राइट है या रॉन्ग है, दोनों केसेस में ये आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना, ये कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो इसको हम किस तरीके से आउटपुट में समझेंगे, देखिए अगर मैंने ये आउटपुट एक समझने के लिए बनाया है तो मेरे पास a 10 है, तो ये कंडीशन सही हो गई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a इज लेस देन 20, और ये वैल्यू ऑफ a इज 10, ये डायरेक्टली आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। अब सपोज करिए कि a की जगह मैं लिख देता हूँ 30, तो क्या होगा, अगर मैं a की जगह 30 लिखूंगा तो मैं अब देखता हूँ इसका आउटपुट क्या मिलना चाहिए। तो कंडीशन यहाँ पर बन जाएगा फॉल्स। तो ये अगर फॉल्स बन गया क्योंकि 30 इज नॉट लेस देन 20, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम इस येलो वाले ब्लॉक में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली ब्लैक वाले ब्लॉक में जाएंगे। तो अब हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, अब देखिए ध्यान से। अब मैं सेकेंड आउटपुट बना रहा हूँ, ये था आपका आउटपुट 1, अब मैं बना रहा हूँ आउटपुट 2। तो आउटपुट 2 में क्या होगा, पहले वाला स्टेटमेंट हमें नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ने वैल्यू क्या दी थी, यहाँ पे 30 ली है। अब क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए की जगह आ जाएगा 30। तो ये आउटपुट 2 में हो गया जब हम a इज इक्वल टू 30 लिए हैं, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेयर a इज इक्वल टू 30। तो ये वाला कंडीशन में हमें ये चीज मिल रही है। और आउटपुट 1 में हम बोले तो वेयर यूर a इज इक्वल टू 10 की बात हो रही है। तो जब ये 10 था तब वो इस तरीके का आउटपुट दे रहा है, जब 30 है तो इस तरीके का आउटपुट दे रहा है। तो प्रवीण ये चीज समझ में आई आपको? हाँ सर। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग आ रहे हैं इफ एल्स कंडीशन में। अब देखिए इफ एल्स कंडीशन में थोड़ी सी आपकी कोडिंग को और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने इसे ट्रू ब्लॉक में देखा था, अब हम फॉल्स ब्लॉक में भी इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारा एक ब्लॉक यहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो ये ब्लॉक हम स्टार्ट करने हैं।
और यहाँ से हमने कंडीशन चेक करना है। तो ये हमने कंडीशन चेक कर ली है। अगर ये कंडीशन सही है तो हम कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे इफ कंडीशन ट्रू का। और ये कहाँ जाएगा, ये आपके इफ कोड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने ट्रू ब्लॉक लिखा है। और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, ये आपको रोड मैप बता रहा है कि अब आपको यहाँ पर पहुंचना है। और यहाँ पहुंचने के बाद आप प्रोग्राम को एंड कर दीजिए। ठीक है, मतलब प्रोग्राम नहीं, आपके कंडीशन को एंड कर। अब हम चलते हैं कंडीशन को फिर चेक करते हैं, और लगता है कि इस बार कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। तो हम इस फॉल्स वाले एरो को पकड़ेंगे और यहाँ से हम जाएंगे फॉल्स एल्स कोड में। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीजें दी हैं, अगर सही होगा तो ये करो, गलत होगा तो ये करो। यानी आपके पास में जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये वाली कंडीशन आ गई। सही करोगे तो सही होगा, गलत करोगे तो गलत होगा। अब आपको क्या करना है, ये एल्स कोड राइट हो गया, तो अब यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे और यहाँ से फिर आप लास्ट अपना एंड कर। तो ये पूरा रोड मैप आपको मैं समझा रहा हूँ इफ और एल्स का। अब इस इफ एल्स को हम समझ रहे हैं तो हमें इसे पहले सिंटेक्स समझना चाहिए। एक्चुअल में इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं फ्लो कंट्रोल। यानी ये जो डायग्राम हम बनाते हैं, इसका डायग्राम का नाम है फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो ये इसमें फ्लो कंट्रोल बता रहा है कि आपको कैसे कैसे मूव करना है। और यहाँ पे मैं जो आपको अब बता रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में, ये क्या है हमारा सिंटेक्स है, इसको हम सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये मतलब टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर पढ़ने की, कि सबसे पहले आप उसका फ्लो चार्ट समझिए, फिर आप उसका सिंटेक्स समझिए। तो सिंटेक्स में हमने उसको कैसे लिखना है समझा है, फिर हम क्या समझेंगे, एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो ये तीन चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई इसको हमको क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं। इट इज ए योर एग्जाम्पल कोड। तो ये तीन चीजें आपको पूरी क्लियर होना चाहिए। फिर हम अननोन प्रोग्राम आपको देंगे और आप उसे बनाएंगे। तो आप बना पा रहे हैं कि नहीं, वो अगर मिल जाता है तब तो ठीक है। तो देखिए, अब हम देखते हैं हमारा सिंटेक्स क्या बोल रहा है। तो सिंटेक्स में ये है कि इफ बूलियन एक्सप्रेशन, तो ये बूलियन एक्सप्रेशन यानी ये जो कंडीशन लिखी है, यहाँ पे उस कंडीशन को हम बूलियन एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है ना, ये कंडीशन यहाँ पर जो लिखा है, इट इज ए कंडीशन। इस कंडीशन को उठा के हमें कहाँ रखना है, इस कंडीशन को उठा के हमें यहाँ पर इस बूलियन एक्सप्रेशन में लिख देना है, जो भी वहां पर आपने लिखा है। अब ये जो इफ कोड है, इसको कहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे, स्टेटमेंट में लिख देंगे, है ना, क्योंकि ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है तो हम इसे ट्रू स्टेटमेंट में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। ओके, अब क्या करना है, एल्स। तो ये जो आपके पास इफ है, ये एक कीवर्ड था, क्योंकि IF लिखा हुआ है और स्मॉल में लिखा है, तो ये एक कीवर्ड हो गया। दूसरा कीवर्ड क्या है, एल्स कीवर्ड है, तो यहाँ एल्स लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट लिखना है, यानी कि फॉल्स कोड लिखना है। तो फॉल्स कोड में आपको यहाँ पर ये जो फॉल्स कोड ये लिखा है, आपने एल्स कोड लिखा है, इस एल्स कोड को उठा के कहाँ रखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने अपने प्रोग्राम को समझा कि किस, पहले हमारे माइंड में ये डेवलप हो जाना चाहिए। चाहे आप इसे पेपर पेंसिल से पेपर में बनाइए और इसको समझिए एक रफ बना के, या फिर आप डायरेक्टली माइंड में समझिए और उसको डायरेक्टली यहाँ पर लेके आइए। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल कोड की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल कोड की तरफ ध्यान देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से कोडिंग करनी है। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये तो हमें पता है लिखना है। फिर नेम स्पेस हमने यूज किया है एक यहाँ पे कंपाइलर के थ्रू। अब हमने यहाँ पर मेन फंक्शन भी लिख दिया। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है a = 100। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये कंडीशन हमारी सही है कि नहीं, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे आप। तो इफ ए कंडीशन a <20, तो 100 <20 की बात हो रही है। तो हम देखेंगे कि हमारा कंडीशन सही है, तो हम यहाँ पर चले जाएंगे।
और डायरेक्टली हम यहाँ ये एग्जीक्यूट करेंगे। ये एग्जीक्यूट जब हो जाएगा तो हम डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वैल्यू ऑफ ए है, तो यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे और यहाँ के बाद प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। लेकिन सपोज करिए कि आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पर आपका हो रहा है ए इज लेस देन 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ए लेस देन 20 मिल रहा है। अब हमको ये बताना है कि, है ना, सबसे पहले क्या था हमारा, ओके, तो हमारा ए वैल्यू था 100, तो यहाँ पर हमने 100 लिखा, तो 100 लिखने के बाद ये कंडीशन आपकी बेसिकली फॉल्स हो गई है। तो फॉल्स होने का मतलब है कि ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने 100 लिखा, तो 100 लेस देन 20, तो कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे फॉल्स हो गई। तो ये फॉल्स होने के कारण ये हम एग्जीक्यूट करेंगे ये वाला एल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इज नॉट लेस देन 20, तो हमारे आउटपुट में देखिए यही चीज आ रही है ना। तो मुझे क्लिक किया कि हमने जो पहले समझा था वो रॉन्ग था, अब ये हम सही जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका पहला आउटपुट, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट आउटपुट, ठीक है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को बदल देता हूँ तो अब बताएंगे कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को बदल के 10 लिख देता हूँ। जब मैं इसको 10 लिखूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये 10 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये 10 लेस देन 20, तो ये कंडीशन सही है। तो ये जब कंडीशन सही है तो मैं ये वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, ए इज लेस देन 20, तो यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, ए इज लेस देन 20, और उसके बाद क्या आएगा, दैट विल बी द योर वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ ए इज 10। तो ये दो चीजें आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। क्योंकि अब जब इसको राइट हो गया तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो डायरेक्टली आउटपुट देगा। समझने वाली बस बात है ये प्रोग्राम में कैसे फ्लो में आपका पॉइंटर चल रहा है। तो प्रवीण ये क्लियर हुआ आपको इफ एल्स का भी? यस सर। अब हम आते थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर लेके, जिसके अंदर में एल्स इफ का कंसेप्ट आपको लैडर में बताना है मुझे। तो देखिए लैडर किसको बोलेंगे आप, लैडर का मतलब ये है कि ये पहला कंडीशन है ना, ये लैडर का मतलब होता है, ध्यान से देखिए। तो ये सबसे पहले आपका पहला कंडीशन है। इस कंडीशन में अगर ये फॉल्स होता है तो आपको लैडर बना हुआ है तो आप सेकंड ऑप्शन में जाएंगे। अब सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है तो आप थर्ड ऑप्शन में जाएंगे। तो इस तरीके से हम आगे अपने एल्स में जा सकते हैं, यानी आपके पास जब ऑप्शन है तो ये वाला लैडर काम करेगा। इफ कंडीशन 1 फॉल्स, कंडीशन 2 फॉल्स, कंडीशन थर्ड फॉल्स, अगर थर्ड फॉल्स होता है तो हमारे पास में जो भी स्टेटमेंट यहाँ लिखा है कि भाई आपके पास सारे ऑप्शन गलत हो गए हैं, नाउ यू स्टार्ट विद द न्यू गेम या फिर न्यू कंसेप्ट, ऐसा कोई एप्लीकेशन है तो यहाँ पे हम चले जाएंगे। अब ध्यान से देखिए कि अगर ये कंडीशन सही हो गई, पहली कंडीशन सही है, तो आप कहाँ जाएंगे, स्टेटमेंट 1 में जाएंगे। अब जब स्टेटमेंट 1 में जाएंगे तो आपको डायरेक्टली कहाँ पहुंचना है, इस एरो को पकड़ लीजिए, ये एरो को पकड़ के ये सेंटर में पहुंचेंगे। अब सेंटर से वो बोल रहा है आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट जाना है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जाएंगे। अब सपोज करिए कि पहली कंडीशन रॉन्ग है, तो हम ठीक है, रॉन्ग है तो हम कहाँ जाएंगे, अब हमको जाना है सेकंड ब्लॉक में, तो हम इसको उठा के कहाँ चले जाएंगे तो इट विल बी द जंप टू द कंडीशन 2, यहाँ पर आ जाए। अब ये हमें स्टेटमेंट ट्रू में सही है तो हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम इसको लेके नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब स्टेटमेंट 2 में जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम फिर इसको फॉलो करेंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें हमें समझने की है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसके अंदर में एक से ज्यादा इफ एल्स लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो कैसे लगे हैं वो आपको समझना है कि यहाँ पे जो ये जो लगा है आपका पहला इफ है, तो ये पहला इफ हो गया आपका, ठीक है, इट इज ए फर्स्ट इफ। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एल्स इफ पर जा रहे हैं, तो ये आपका एल्स इफ है, ठीक है।
इट इज ए एल्स इफ, ये याद रखेंगे। तो ये एल्स इफ हो गया। इसी तरह आपका थर्ड एल्स इफ है, और ये जो एल्स लगा है ये इफ का लगा हुआ है। ये एल्स इफ के बाद जो एल्स है ये लास्ट वाला इफ का लगा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कोड बन के आ रहा है, ये जो लास्ट कोड बन के आ रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट, तो ये जो बन के आपके पास आ रहा है ये एग्जैक्टली क्या है, इट इज ए योर डिफॉल्ट स्टेटमेंट। ये जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से ये आपका सिंटेक्स और इसका ये फ्लो चार्ट बनेगा। अब प्रोग्राम को देखते हैं हम लोग। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है कि ग्रेडिंग का प्रोग्राम बनाना है, तो इसमें ध्यान से देखिए कि किसी स्टूडेंट को ग्रेड मिला है 90, तो ये पहला वाला ही सही हो गया, ग्रेड ए आ गया और वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। लेकिन सपोज करिए किसी स्टूडेंट को ग्रेड जो स्कोर है वो 80 मिला है, तो पहला वाला कंडीशन निश्चित ही रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। अब आपको कहाँ जाना है, अब आपको जंप करके सेकंड वाले में जाना है। अब आप देखिए कि आपका स्कोर 80 है, यस माय स्कोर इज 80, तो मैं इसको यहाँ पर राइट करूंगा और ये ग्रेड बी दूंगा, और ग्रेड बी के बाद में ये जंक्शन में जाएगा और जंक्शन से वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में निकल के आएगा। अब सपोज करिए कि किसी स्टूडेंट का स्कोर 70 है, तो क्या करेगा वो, सबसे पहले यहाँ जाएगा, यानी सबसे पहले वो कंडीशन में चेक करेगा कि 90, तो 90 है कि नहीं है, तो भाई 90 तो नहीं है, तो अब वो कंडीशन सेकंड ऑप्शन में जाएगा, आपका स्कोर 80 में जाएगा। अब स्कोर 80 में देखेगा कि भाई 70 है क्या, नहीं है, तो ये फिर फॉल्स हो गया और फिर ये यहाँ पर आ। इस तरीके से ये ग्रेड सी इसके लिए फिक्स करेगा और आगे वो प्रोग्राम को स्टॉप करेगा। अब सपोज करिए किसी स्टूडेंट का 60 है, तो 60 के लिए भी वो यहाँ आएगा, ग्रेड डी करेगा और प्रोग्राम को वो क्लोज करेगा। लेकिन सपोज किसी का 50 है, तो सबसे पहले 90 फॉल्स, 80 फॉल्स, 70 फॉल्स, ठीक है ना। अब इसके बाद कहाँ जाएगा वो, 60 पर जाएगा, लेकिन फिर फॉल्स है, तो अब क्या करेगा वो, डायरेक्टली एफ पे जाएगा, यानी कि वो स्टूडेंट का नाउ ग्रेड इज द एफ, और इसके बाद वो फिर अपने जंक्शन में जाएगा और यहाँ से वो बाहर। तो इस तरीके के जब कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास स्ट्रक्चर बनते हैं तो फिर हम उसे लैडर के ऊपर में जाते हैं। तो सपोज करिए यहाँ पर एक प्रोग्राम आपको मैं दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मतलब एक नंबर इनपुट करिए जो कि 1 से 6 के बीच में है, ठीक है। तो 1 से 6 के बीच में है। अगर सपोज आपने यहाँ पर 1 किया तो सबसे पहले क्या होगा, तो सपोज आपने यहाँ पर क्या किया, दैट इज x इज इक्वल टू 1, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 किया है। लेकिन सपोज करिए x इज इक्वल टू आपने किया है 7, तो जब 7 करेंगे तो क्या होगा, ना 1 सही है, ना 2 सही है, ना 3 सही है, ना 4 सही है, ना 5, ना 6, एंड डायरेक्टली क्या है, जो लास्ट आपके पास बचा है कि यू डिड नॉट फॉलो द रूल, कि भाई आपको बोला गया था 1 से 6 के बीच डालना है, आपने यहाँ पर क्या डाल दिया, 7 डाल दिया। तो इस तरीके के हम लोग जो लॉजिक बनाते हैं, इसको लॉजिक बोलते हैं, ठीक है ना, ये लॉजिक्स बनती है। तो इस तरीके की प्रोग्राम्स को हम लोग लैडर से कंप्लीट करते हैं। तो प्रवीण, ये वाला समझ में आ गया आपको? यस सर। है ना, यहाँ पे हम देखो डबल इज इक्वल टू लगा रहे हैं, यानी ये कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ लगा हुआ है। हाँ, अब देखिए, अब हम आते हैं नेस्टेड के ऊपर। तो देखिए नेस्टेड में इस तरीके से हमें एक मतलब प्रोग्राम बन सकता है, जिसमें हम बोलेंगे कि आपका पहला जो स्टेटमेंट है, एंट्री स्टेटमेंट इसको बोलेंगे हम, ये आपका एंट्री स्टेटमेंट है, और एंट्री स्टेटमेंट के बाद कंडीशन 1 में जाएंगे। अब हमारे पास कंडीशन 1 में और भी कैटेगरी है, यानी कंडीशन 1 में कैटेगरी है, तो पहला कंडीशन 1 सही हो गया, तो अब हम जाएंगे इसे ट्रू को आगे बढ़ाते हुए कंडीशन 2 में जाएंगे, यानी कि ये कंडीशन 1 सही है, अब कंडीशन 2 में जाएंगे। तो जब कंडीशन 2 सही है तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा,
और जब आफ्टर स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट 1 फिर ये चला जाएगा आपके इस जंक्शन में। अब इस जंक्शन के बाद कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट एक्स में, और स्टेटमेंट एक्स से वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाता है। तो इस तरीके से ये नेस्टेड इफ का रोड मैप बना सकते हैं। अब सपोज करिए कि कंडीशन 1 के बाद कंडीशन 2 में रॉन्ग हो जाता है, तो हम स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेंगे। अब सपोज करिए कि कंडीशन 1 ही फॉल्स हो जाती है, तो कंडीशन स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरीके से ये लॉजिक बनाई जाती है कि कौन सा स्टेटमेंट किस कंडीशन पे एग्जीक्यूट करना है। अब हमें इसका सिंटेक्स बनाना है। तो देखिए सिंटेक्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एंट्री मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसके बाद में स्टेटमेंट एक्स भी लिख दिया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट भी लिख दिया है, मतलब सारी चीजें मैंने आपको एज इट इज लिखी है, जिससे कि आप जल्दी समझ सकें कि सिंटेक्स कैसे चलता है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, चलो ठीक है, तो चेक करूंगा मैं आया कि नहीं आया आज पास, ठीक है। तो चलो एंट्री अपने को क्या करना है प्रवीण, देखो ध्यान से आप देखना है, फिर से मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले एंट्री लिखा हमने, एंट्री के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा और स्टेटमेंट एक्स लिखा और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना, एज इट इज सिंटेक्स में कॉपी करना है। ये याद रखना कि इसे कॉपी करने में ही हमारा फायदा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहला कंडीशन इफ कंडीशन 1, ध्यान से देखना। अब मैंने यहाँ पर फिर एक करली ब्रैकेट रखा है क्योंकि इसके अंदर जाना है मुझे, तो मैं इसको कंडीशन 2 में जाऊंगा तो करली ब्रैकेट के अंदर जाना है, फिर इस करली ब्रैकेट को मैं लिखूंगा और यहाँ पर स्टेटमेंट 1 आएगा। तो स्टेटमेंट 1 के ऊपर कौन कौन है, स्टेटमेंट 1 के ऊपर कंडीशन 2 है और कंडीशन 2 के ऊपर कंडीशन 1 है। तो जब कंडीशन 1 सही है, कंडीशन 2 एग्जीक्यूट होगी। अब जब कंडीशन 2 एग्जीक्यूट में सही है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट। अब ध्यान से देखो कि ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक यहाँ खत्म हो गया, लेकिन अब मैंने एल्स का ब्लॉक स्टार्ट किया। तो ये जो एल्स है, ये कौन सा एल्स है, ये एल्स इस इफ का है कि जब ये कंडीशन 2 का इफ राइट नहीं है, मतलब वो ट्रू नहीं है, तो ये एल्स में चला जाएगा। तो एल्स पे जाने के बाद ये स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा और फिर ये बाहर आके नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा। जैसे ही फ्लो दिख रहा है वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाला है कि ये जो मैंने लिखा है करली ब्रैकेट है ना, इट इज ए करली ब्रैकेट। तो ये करली ब्रैकेट आपका कौन सा है, इट इज ए फर्स्ट करली ब्रैकेट। तो ये करली ब्रैकेट कहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ खत्म हो रहा है। तो इट इज ए करली ब्रैकेट 1 कंडीशन हो रहा है, ठीक है। ये करली ब्रैकेट कहाँ है, इसका जो करली ब्रैकेट 2 है, ये कहाँ खत्म हो रहा है, ये यहीं खत्म हो रहा है। करली ब्रैकेट 3 है, तो ये कहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ खत्म हो रहा है। तो इसको बस ध्यान रख के बनाना है प्रोग्राम, क्योंकि करली ब्रैकेट अगर सही नहीं लगेगा तो मान के चलिए कि आपके प्रोग्राम की लॉजिक गलत हो सकती है। अब सपोज करिए कि कंडीशन 1 ही रॉन्ग है, तो हम कहाँ जाएंगे, कंडीशन 1 के एल्स में जाएंगे। यानी कि ये जो इफ है, ये इफ यानी ये आपका कौन सा इफ है, ये आपका फर्स्ट इफ है। इस फर्स्ट इफ का फर्स्ट एल्स, ये फर्स्ट एल्स है। ये सेकंड इफ है, तो सेकंड इफ का सेकंड एल्स। तो ये ध्यान रख के आपने को बस बनाना है कि कहीं देखिए, ये ध्यान से देखिए कि पहला इफ के अंदर दूसरा इफ है और दूसरे इफ के अंदर उसी का एल्स खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पहले का एल्स लगाना है तो उसे बाहर आके लगाना, तब जाके ये जमेगा। अदरवाइज कंफ्यूज हो जाते, प्रोग्राम जब बड़ा रहता है तो हमें अगर कोई ऐसा लॉजिक बनाना पड़ता है कि जिससे हम समझ सकें कि कौन सा इफ कहाँ पर चल रहा है। आजकल के बहुत स्मार्ट और बहुत यूजर फ्रेंडली एडिटर आ गए हैं। उस एडिटर में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती हैं, जिसमें आपको ज्यादा ऐसी मतलब जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाएंगी। तो चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लें। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसमें मुझे ये पता करना है कि मेरा जो नंबर है इनपुट वो इवन है कि ऑड है। देखिए सबसे पहले हमने 34 नंबर दिया, तो इंटर एन इंटीजर 34।
अब यहाँ पे मैंने नंबर 34 दिया। अब ये नंबर देने के बाद वो चेक करेगा। तो ये कंडीशन जो बनानी है ये थोड़ी सी हमारी एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन बन सकती है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या बनाई है, मैंने उसे रिमाइंडर देखने के लिए बनाया है कि अगर मैं उसके अंदर में सबसे पहले तो इसको मैं 0 देख रहा हूँ, है ना। ये पहली कंडीशन लगी है कि मेरा जो नंबर है वो 0 है कि नहीं, क्योंकि 0 के लिए हमें नाइदर इवन और नॉर ऑड वाला केस लेना है। तो ये सबसे पहले चेक करना है कि हमारा नंबर 0 है कि नहीं। अगर 0 है, अगर 0 है तो डायरेक्टली आप बाहर आ जाओ, यानी कहाँ पर आ जाओ, आप सीधा यहाँ पर आ जाओगे एल्स पार्ट में, आउटर एल्स कंडीशन। ये आउटर इफ है, ये याद रखिए। ये एक अच्छा चीज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इट इज ए आउटर इफ एंड इट इज ए आउटर एल्स कंडीशन। ठीक है, तो ये जो ये एल्स है वो किसका है, वो आउटर इफ का है। अब हम इनर में चलते हैं। तो देखिए इनर वाला इफ ये है, तो इसको आप इस तरीके से कलर बदल दीजिए। तो ये इनर इफ हो गया, ये इनर का एल्स हो गया। तो ये चीज हमको क्लियर समझ में आनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, ये जो लाइन मैंने लिखी है जानबूझ के ये इसलिए लिखी है कि प्रोग्राम को समझने के लिए कि भाई कुछ भी हो जाए ये प्रोग्राम देखना चाहिए कि ये चल रहा है कि नहीं। देखिए तीनों आउटपुट में, ये प्रोग्राम में देखिए तीनों आउटपुट में आपको दिखेगा ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि हमें पता करना है कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ तक पहुंचना है। तो दिस इज एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन ये हम इसलिए बनाते हैं कि वही प्रोग्राम को समझने के लिए कि कहाँ हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो रहा है। तो इस तरीके से हमने 34 डाला तो ये इवन नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर। अब ये देखिए ये कंडीशन 1 मैंने बनाई। अब कंडीशन 2 क्या बनाई है, कंडीशन 2 हमने देख रहे हैं कि रिमाइंडर, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है कि नहीं। अगर 0 होगा तो वो इवन नंबर है, और अगर 0 नहीं होगा तो वो ऑड नंबर है। तो इस तरीके से हमें लॉजिक डेवलप करनी पड़ती है। तो प्रवीण ये कर लोगे ना? यस सर। हाँ, अब ये करना पड़ेगा यार अपने को, है ना। थोड़ा थोड़ा आप समझने की कोशिश है अब तुम्हारी, है। हाँ सर। चलो ठीक है, अब हम आते हैं स्विच के ऊपर। तो देखिए स्विच स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट है हमारा, इसमें बहुत ही फायदेमंद कंसेप्ट है। हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो डालेंगे ये बुलियन एक्सप्रेशन नहीं है, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। अभी तक हमने जो देखा बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन से केवल 2 ब्रांच बनेगी, पहला तो 1 बनेगा, दूसरा 0 बनेगा। लेकिन स्विच से अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट है, यानी एक से ज्यादा ब्रांच बनेगी। जैसे यहाँ पर हमको दिख रहा है ना, इजीली दिख रहा है आपको कि 4 ब्रांच बनी है। तो पहला ब्रांच तो ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रांच कौन सी हो गई, केस 1। तो केस 1 इज ए फर्स्ट ब्रांच। फिर केस 2 पर आइए, सेकेंड ब्रांच। फिर केस 3 पर आइए, थर्ड ब्रांच। और लास्ट आइए डिफॉल्ट ब्रांच। यानी 4 ब्रांच हमको यही दिख रही है। और यहाँ पे मैंने ये जो आपको 2 स्लैश जैसा कंसेप्ट है, ये इसलिए बताया जाता है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हम बना सकते हैं। अब इस पूरे प्रोग्राम को हमें लिखना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं स्विच के ऊपर। तो स्विच कीवर्ड है ना, स्विच से स्टार्ट होगा ये, इट इज ए कीवर्ड। तो सबसे पहला कीवर्ड आपको मिल गया, स्विच कीवर्ड लगाना पड़ेगा आपको। तो ये स्विच कीवर्ड हो गया। उसके बाद आप ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है, ध्यान से देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है, यही एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिख दिया, दोनों सही है। अब देखिए यहाँ पर हमने केस लिखा है, ये केस भी क्या है, एक हमारा कीवर्ड है, इट इज आल्सो ए कीवर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर में 2 कीवर्ड अभी हमने देख लिए, तो ये दूसरा कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड के बाद जो भी आपका केसेस है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यानी 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, यानी ये आपका केवल इंटीजर रहेगा, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। आप नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, है ना। तो एक बार लेके आप देखिए, नेगेटिव में ले सकते हैं
तो आपको समझ में आएगा। लेकिन फ्लोट तो लेना ही नहीं है, फ्लोट नहीं ले सकते, 1.1 नहीं बना सकते, केवल इंटीजर ही रहेगा। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है हमने, ये स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज मीन बाय दिस स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट आपका है, ये जो कोड ब्लॉक 1 लिखा है, ये आपका स्टेटमेंट है, कोड ब्लॉक 1। तो कोड ब्लॉक 1 को आप यहाँ लिख दीजिए। अब इसके बाद इस ब्लॉक को क्लोज करना है। तो ब्लॉक को क्लोज करने के लिए यहाँ पे तीसरा कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो ये तीसरा कीवर्ड आपका क्या है, ब्रेक है, ठीक है। तो 3 कीवर्ड आपको यहाँ पर दिख गए, स्विच है, केस है और ब्रेक है। इसी तरीके से अगर आपके पास केस 2 है तो केस 2 के लिए आप पूरा बना सकते हैं, इट इज ए केस 2, ये केस 2 के ऊपर चल रहा है। फिर यहाँ पर आपको केस 3 पर आना है तो आप केस 3 बना सकते हैं, तो इट इज ए केस 3, ये केस 3 हो गया आपका। अब आपको सपोज करिए कि डिफॉल्ट बनाना है, तो ये लास्ट केस बनता है आपका डिफॉल्ट का। तो देखिए ध्यान से, चौथा कीवर्ड यहाँ पर लग रहा है जिसको हम बोल रहे हैं कि डिफॉल्ट। तो ध्यान से देखेंगे, आपके पास में 4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगे हैं। पहला स्विच है, दूसरा केस है, तीसरा ब्रेक है और चौथा स्विच है। तो ये चीज को आपको ध्यान रख के बनाना है ये वाला प्रोग्राम। तो इसका एग्जाम्पल से देखते हैं हम। तो देखिए एग्जाम्पल में ये है कि हमें एक ग्रेड डालना है। तो सपोज करिए मैंने डी ग्रेड डालना है, तो मैंने डी ग्रेड डाला, तो ये ग्रेड बना हमारा, ये वाला जो ग्रेड है आपका वेरिएबल है, इट इज ए वेरिएबल। तो इस ग्रेड में हमने ये ग्रेड डाला है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये वाला जो ग्रेड है पहले चेक होगा। तो स्विच ऑन ग्रेड, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, स्विच ऑन ग्रेड। तो पहले देखिए क्या ये आपका केस ए वाला डी है क्या, नहीं है। बी वाला है, नहीं है। सी वाला है, नहीं है। डी वाला है, यस, ये डी वाला है। तो हमने यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बताई है कि आप 2 केसेस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इन दोनों केसेस के लिए जो स्टेटमेंट बना वेल डन, ठीक है। बी भी ग्रेट होगा तो वेल डन है, और सी भी ग्रेट है तो वेल डन है। ए ग्रेट है तो एक्सेलेंट है, डी ग्रेट है तो यू पास्ड है। लेकिन सपोज करिए एफ ग्रेट है तो बेटर ट्राई अगेन, यानी फेल हो गए आप। तो बेटर ट्राई अगेन का मतलब हो गया एफ। लेकिन सपोज करिए आपने डी के जगह कोई एम डाल दिया। अब एम डालने से क्या मिलेगा इसमें रिजल्ट, तो एम ना ए के बराबर है, ना बी के बराबर, ना सी के बराबर, ना डी के बराबर, ना एफ के बराबर। तो ये किसके बराबर है, डिफॉल्ट में आ गया। तो जब डिफॉल्ट में आएगा तो हमें क्या मिलेगा, इनवैलिड ग्रेड, ठीक है। तो हमें मिलेगा इनवैलिड ग्रेड। तो यहाँ पे हमको इस तरीके से स्विच का बहुत ही बेहतरीन लॉजिक बनती है, और बड़े बड़े जो प्रोग्राम हैं सारे के सारे इस पर बन सकते हैं। तो प्रवीण अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, राइट ए सी प्रोग्राम, C++ प्रोग्राम कर दो, राइट ए C++ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 इंटीजर नंबर एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो हमें ये पता करना है, 2 नंबर इनपुट लेंगे, पहला ए और दूसरा बी, और 2 इनपुट के बाद में हम चेक करेंगे कि क्या वो दोनों नंबर आपके सही हैं कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए लॉजिक इस तरीके से बने। तो सबसे पहले आपको 2 वेरिएबल लेना है, ठीक है, इट इज ए 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल इनपुट भी लेना है, तो ये आप इनपुट ले लिए हैं। अब इसके बाद इन दोनों के ऊपर में आपने एक लॉजिक बनाई। इस लॉजिक में हमने क्या लिखा, इंट a इज इक्वल टू इंट 2। अब एक कंडीशन सही होगा तो पहला वाला सी ऑफ एग्जीक्यूट होगा कि नंबर 1 नंबर 2 इक्वल है। अगर ये कंडीशन रॉन्ग है तो क्या एग्जीक्यूट होगा कि नंबर 1 एंड नंबर 2 आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, आर नॉट इक्वल। तो ये आपको समझ के बनाना है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको आप देखिए किस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर आपके पास एक प्रोग्राम है वेदर नंबर इज इवन और ऑड, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से बनाना है।
तो ये आपके माइंड में पहले डेवलप हो जाना चाहिए, तभी आप प्रोग्राम बना सकते। अब आपका एक एक्सरसाइज है कि लीप ईयर निकालना, ठीक है। तो लीप ईयर निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको डिविजिबल बाय 4 करना है। अगर ये डिविजिबल बाय 4 हो गया तो ये नॉट ए लीप ईयर। अगर ये 100 से डिविजिबल हो गया, इट इज ए लीप ईयर है। और अगर ये आगे बढ़ के 400 से भी आप कर सकते हो डायरेक्ट, तो 400 से आपका देखना है कि डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है, और नहीं तो ये नॉट लीप। तो पहले ये आपको माइंड में बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको सोचना है। फिर जैसा सोचोगे वैसे ही प्रोग्राम बनेगा, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसका हमने प्रोग्राम बनाया है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रोग्राम कैसे लिखा। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया है, इस वेरिएबल में हमने चेक ईयर लिखा है। इसके बाद इस पे हमने इसको इनपुट लिया है। अब इस इनपुट में हमने वही कंडीशन लगाते गए हैं जो कि आपको मैंने दिखाया कि सबसे पहले 400 से करके देखा, इट इज ए फर्स्ट कंडीशन। अब ये कंडीशन इफ है, इफ के अंदर एल्स चल रहा है, एल्स इफ। या तो आप इसको चेक कर लीजिए या फिर आप इसको चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको अपनी कंडीशन बनानी पड़ती है, और इसके बाद ये प्रोग्राम जब रन होगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे 2021 अभी कौन सा चल रहा है, 2021 चल रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पर ईयर डाला, ठीक है ना, कौन सा ईयर डाला मैंने यहाँ पर ईयर डाला 2021, तो मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए। तो पहले हम 400 से इसका रिमाइंडर निकालेंगे। अगर हमारा यहाँ पर अगर ये सही निकल गया तो लीप ईयर आएगा, और अगर नहीं निकला इट इज नॉट ए लीप ईयर। तो ये आपको पता होगा कि लीप ईयर का मतलब, नॉट लीप ईयर का मतलब क्या होता है। 28 फरवरी महीने की बात हो रही है ये, तो फरवरी महीने में लीप ईयर है एंड नॉट लीप ईयर, ठीक है। तो इसको आपको प्रोग्राम को बनाना है। अब आखिरी प्रोग्राम आपको नहीं चलिए यहीं तक है, तो यहाँ तक आप पूरे प्रोग्राम बना लेंगे। प्रवीण बना लोगे सब? हाँ सर, एक एक करके करो। एक एक करके बना के देखो, और फिर आपको जो भी नहीं समझ में आए आप मेरे से बाद में भी पूछ सकते हो। तो अब अपने पास में 2 क्लास और बची है प्रवीण, जिसमें हम लूपिंग एक देखेंगे और एक एरे और देखेंगे।